नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी के नाम है जेबरो। देखा माँ जी, कह देती हूँ अगर इसने मेरा कमरबंद नहीं दिया तो मैं अपने मायके वालों को बुलाऊंगी। फिर मत कहना कि उन्हें बीच में लाने की क्या जरूरत थी। अब तू ही बता बहू, मैंने तेरे सामने ही कितनी बार कहा है सुशीला से कि सोने का कमरबंद सरला का है और सोने की हंसी उसकी है। सारे फसाद की जड़ तो आप ही हो ना माँ जी। क्यों आपने मेरा कमरबंद सुशीला को चढ़ाया? आपको ने क्या सबको सरला जैसी समझा है? उसकी बहू बोली। सबर कर, मैं देवराज से बात करूंगी। अरे घर परिवार में तो ऐसे ही एक दूसरे की चीजें चढ़ा ही देते हैं। दोनों परिवार की इज्जत का मामला होता है, पर इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं कुछ न जानती माँ जी। इससे तो पहले आई मैं इस घर में हूँ और दो चीजों पहले मुझे ही मिली थी, पर मैंने तो कभी किसी चीज पे हक न जताया। हमें तो यही सिखाया कि घर के बड़े जैसा कहेंगे वैसा ही करना है। हाँ बेटा, तभी तो तेरी पूरी रिश्तेदारी में तेरी उदाहरण दिया जाता है। चिंता ना कर। अरे तब तो इस देवराज की ब्याह की इतनी जल्दी पड़ी थी कि मेरी कही हर बात को हाँ हाँ कहता गया। मामला यह था कि दर्शना ने अपने छोटे बेटे देवराज की शादी में बड़ी बहू सरला के उपहार में दिए गए जेवरे में से पुराने जमाने की सोने की हंसुली और कमरबंद छोटी बहू सुशीला को शादी के समय बरी में दे दिए। अब शादी की शुरुआत के दिनों के बाद जब सुशीला दूसरे शहर में नौकरी करने वाले पति के साथ जाने लगी तो उसने अपने सारे जेवर भी अपने साथ रख लिए। ऐसा करते देख सास ने कहा, बहू, प्रदेश में सारे जेवर ले जाने की क्या जरूरत है? दो चार जोड़ी हल्के फुल्के ले जाओ, बाकी लॉकर में रख देंगे। सास अपनी बहू से कहती है, माँ जी, मुझे गहने पहनने का बहुत शौक है और अब नहीं पहनूंगी तो फिर कहाँ पर जाता है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तेरे गहने तुम्हें ही ध्यान रखना है, पर बेटा ये कमरबंद मत ले जाना। क्यों? कमरबंद असली तो एंटीक पीस है, बाकी चीजें तो सबके पास होती ही है। फिर माँ जी, मैं बच्ची थोड़ी हूँ, अपनी चीजों का ध्यान रखूंगी, आप बेफिक्र रहे। उसकी छोटी बहू सुशीला बोली। अब तुमसे क्या पर्दा? दरअसल कमरबंद सरला का है और असली तुम्हारी। बेटा, तुम्हें तो देवराज ने बता ही दिया होगा कि कारोबार में घाटे के चलते अभी शादी का इंतजाम नहीं था, पर तुम्हारे पिताजी इसी महीने विवाह करना चाहते थे। हाँ, पर कमरबंद तो आपने बड़ी में उपहार के रूप में दिए है और यह तो पुराने जमाने का है, अभी तो नहीं बनवाया, बाकी एक ही सेट है। उसकी बहू बोली। बहू, मैं यह समझाना चाहती हूँ कि कई बार लोग समाज को दिखाने के लिए एक आधी चीज सभी बहुओं के लिए भी न माँ जी, मैं अपनी पढ़ाई चढ़ाई हुई चीजें को नहीं दूंगी। न देते, मैंने तो नहीं कहा था। इतना कहकर सुशीला तो अपने कमरे में चली गई, पर सरला के कान खड़े हो गए, क्योंकि जिस अंदाज में नई नवेली सुशीला ने सास के सामने चटर पटर की थी, उसे देखकर सरला का मन भी डर गई कि खाली सोने के कमरबंद उसके हाथ से निकल गए और पहली बार उसने भी सास के सामने मुंह खोल दिया। दर्शना ने मौका पाते ही देवराज से कहा, अपने भाई से, देख देवराज, मेरे लिए दोनों बहुएं एक जैसी है और बुजुर्ग की दो चीजें ही मेरे पास थी। देवेंद्र के विवाह के समय मैंने तुम दोनों के सामने कह दिया था कि अभी तो सरला की बरी में हंसली और करबन दोनों दे रही हूँ, पर बाद में हंसली छोटी बहू के पास रहेगी। कहा था या नहीं? अब सुशीला को समझाओ। पिता ने कहा, माँ, उपहार में दो चीजें वापस लोगे क्या? वाह बेटा, उस दिन तो कह रहा था कि माँ कौन पहनता है आजकल जेवर, एक दिन का दिखावा होता है, भाभी के गहने चढ़ा दो, कुछ नया बनवाने की क्या जरूरत है? शुक्र है कि मैंने उसका सेट नहीं चढ़ाया। देवराज और सुशीला का रुख देखकर सरला के पति देवेंद्र ने भी अपने बेटे से कहा, सरला, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ, बात को मत बढ़ाओ, कारोबार को थोड़ा संभल जाने दो, ऐसे तो कमरबंद बनवा दूंगा। सास ससुर और पति की लाचारी को देखकर सरला ने मन मार लिया, पर उसने उस दिन के बाद ना तो सुशीला से बात की, ना ही देवराज से। बरसों बरस बीत गए। जब तक सास ससुर रहे, सरला ने देवर देवरानी के आने पे कोई रोक टोक नहीं की, पर
उन दोनों को देहांत के बाद साफ अपने देवर देवरानी से कह दिया, हमारा और तुम्हारा रिश्ता माँ जी और बाबूजी के कारण ही था। मैं नहीं चाहती कि ऐसे बेईमान लोगों की परछाई भी मेरे परिवार पे पड़े। तुम अपने घर में खुश रहो और हम अपने मकान और दुकान में हिस्सा के पैसे तुम ले ही चुके हो, उनसे कहा। इस तरह दोनों सगे भाई एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए। दोनों भाइयों के बच्चे केवल इतना पता था कि किसी बड़ी लड़ाई के कारण परिवार में इतनी करवाहट आई है जो कि चाहकर भी नहीं मिट सकती। यहाँ तक कि रिश्तेदार भी एक का जिक्र दूसरे भाई के सामने नहीं करते थे। समय बीता गया और देखते ही देखते बच्चे ब्याहने के लायक हो गए। आज सरला की बेटी का विवाह था। खूब चहल पहल थी। बस देवेंद्र को भाई की कमी खल रही थी। कैसा भी था, भाई था, पर सरला को किस मुंह से कहे, क्योंकि वक्त ने तो उसे वादा पूरा करने का भी अवसर नहीं दिया था। बेचारा कई बार कहता, माफ करना सरला, तुम्हारे लिए कमरबंद नहीं बनवा पाया, शायद तुम्हारा कर्जदार ही मर जाऊंगा। वो अपनी पत्नी से कहता, कैसी बातें करते हो, मेरे नसीब का नहीं था, अगर होता तो मेरे पास रहता। सरला कहती अपने पति से। बेटी विदा होकर चली गई। एक दूसरे दिन सभी कामों से निपटाकर देवेंद्र कन्यादान की रकम गिनने के इरादे से कई दिनों से संभाल कर रखा हुआ बैग निकाल कर लाया और सरला से बोला, आओ ये रुपये और दूसरे उपहार देख लेते हैं, शाम तक रुचि आएगी तो उसका सामान उसे दे देंगे। कॉफी में लिखे रुपये में से मिलान करने के बाद सारे मिले उपहारों को देखा और कॉफी बंद करने के इरादे से जैसे उठाई की एक नए पन्ने पे नजर गई, जहाँ पैजेब, अंगूठी और कमरबंद लिखा था। कमरबंद किसने दिया? दोनों के मन में अपने कमरबंद की यादें ताजा हो गई। देने वाला का नाम था शैलेश राज, पुत्र देवराज, यानी कि उसके छोटे बेटे। फट पर बैग टटोला तो एक थैली में 3 मनमोहक गिफ्ट पैक दिखाई दिए। सरला ने धड़कते दिल से जैसे ही पहली पैकिंग खोली तो मुंह खुला का खुला रह गया। ये तो मेरा कमरबंद है, कैसे? देवेंद्र ने तुरंत कन्यादान की जिम्मेदारी संभालने वाली अपनी बुआ के बेटे को फोन मिलाया। भाई साहब, क्या आप थोड़ी देर के लिए यहाँ आ सकते हैं? उससे कहा। उसके बाद उसके फुफेरे भाई ने बताया कि देवराज का बेटा इसी शहर में नौकरी करता है और वही कन्यादान में कमरबंद देकर गया है। देवेंद्र और सरला को हैरान और परेशान देखकर भाई साहब ने कहा, मैं अभी फोन करके शैलेश को बुलाता हूँ, उसी से बात कर लेना। आधे घंटे बाद ही शैलेश आया, एकदम देवराज का हमशक्ल। देवेंद्र का दिल किया कि उसे गले लगा ले, पर सरला की तरफ देखकर खुद पे काबू किया। आते ही शैलेश ने ताऊ ताई के पैर छुए और फिर सुखसाते हुए बैठ गया। अगर तुम शादी में आए थे तो मिले क्यों नहीं? और कन्यादान में यह कमरबंद क्या तुम्हारे माता पिता ने भिजवाया है? पूछा। पर शैलेश ने कुछ बोलने से पहले ही भाई साहब बोले, सरला, जब यह 12वीं कक्षा में था, देवराज रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा गया था। करीब 1 साल जेल में पड़ा रहा। सुशीला के भाई ने भी मुसीबत में साथ नहीं दिया। उन्हीं दिनों सुशीला ने मुझे फोन किया और सहायता की प्रार्थना की। उन दोनों पर मुझे भी गुस्सा था, पर तुम्हारी बुआ यानी कि मेरी माँ ने अपने भतीजी की सहायता करने से गुहार लगाई तो मैंने मना न कर सका। शैलेश की फीस तक पैसे नहीं थे उसके पास। बस जैसे तैसे देवराज बाहर आया, पर 2 महीने के भीतर ही लकवे का शिकार हो गया। उसने हमेशा के लिए घाट पकड़ ली। लोगों के हाथ पैर जोड़कर और देवराज की शारीरिक दशा को तेज नजर रखते हुए सुशीला को उजाड़ने लायक नौकरी मिल गई। और आपने मुझे कभी नहीं, देवेंद्र, कई बार कोशिश की तुम्हें बताने की, पर तुम्हारे मन में इतनी करवाहट हो रही थी कि तुमने इस घर में देवराज का नाम लेने से भी मना किया था। अब कैसा है मेरा भाई? सरला, हाँ, उस समय मन करवा था, गुस्सा था, जीवन के अनुभव ही कमी थी, पर अब तो सब बातें मैं भूल चुकी हूँ। अरे जमीन जायदाद रुपये गहने क्या अपनों से बढ़कर होते हैं? चलिए शैलेश के साथ चलते हैं। उसी समय शैलेश तीनों के साथ
अपने घर पहुंचा। घर की बिखरी हालत उनके जीवन की दशा को बखूबी बयां कर रही थी। बिस्तर पर पड़े देवराज की आंखों से बहते आंसू मन के पश्चाताप की निशाने थे और चीर जेठानी के सामने सुशीला के जुड़े हाथ इस बातों को समझने के लिए काफी था कि किसी की भी खाली नहीं जाती। उसी समय सरला ने पति से कहा, सुनिए, किसी एम्बुलेंस का इंतजाम कीजिए। हमारे रहते हुए ना तो सुशीला मजबूरी में घर चलाने के लिए नौकरी करेगी और ना देवराज अकेला पड़ा रहेगा। भगवान ने जो दिया है आराम से गुजारा हो जाएगा। शैलेश बेटा, जरूरी सामान बांधने में माँ की मदद करो। बाकी सामान बाद में अपने भाई या फिर ताऊ के साथ आकर बाद में ले जाना। सरला ने कहा, भाभी, क्या आपने मुझे इतना होने पे भी माफ कर दिया? चुप कर, बहुत अपनी चला ली। मैं भी माँ जी नहीं कि तुम्हें मनमानी करने दूं। मैं वरी हूँ और वरी ही रहूंगी, सरला ने कहा। सरला ने सुशीला को गले लगाकर बरसों की करवाहट को मिटा दिया। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।